पूरी दुनिया के अंदर इंडिया सबसे हेटेड कंट्रीज में से एक है। हमारे खिलाफ जितने स्टीरियोटाइप्स हैं शायद ही उतने किसी और कंट्री के खिलाफ होंगे। इन स्टीरियोटाइप्स में ऐसी चीजें आती हैं कि इंडिया के अंदर घरों में टॉयलेट्स नहीं है, इंडियंस शावर नहीं करते, इंडियंस कॉल सेंटर में सिर्फ स्कैम करते हैं और इंडियंस के अंदर से एक अबसर्ड स्मेल आती है। और आए दिन इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में रेसिज्म का सामना भी करते हैं। अभी रिसेंटली एक इंडियन ब्लॉगर को साउथ कोरिया में ब्राउन स्किन की वजह से रेशियली अब्यूज किया गया। कुछ साउथ कोरियन क्लब्स में इंडियंस की एंट्री अलाउड नहीं है और पूरा वर्ल्ड इंडियंस को एक इंफीरियरिटी की नजरों से देखता है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैंने अभी तक मैं बोला नहीं था, लेकिन कई जगह मैंने लिटरली फील किया है। आपको चीजें समझ आ जाएंगे जिस हिसाब से आपको बंदे देखते हैं। पहले जब एयरपोर्ट्स पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में थे तो उनकी जवाबदेही होती थी पार्लियामेंट को, जिनको लोगों ने चुना था। तो उसको मुनाफे के साथ साथ लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता था। जब कई सारे प्राइवेट प्लेयर रहते हैं तो एक कॉम्पिटिशन रहता है, लेकिन अगर सिर्फ एक या दो प्राइवेट प्लेयर बचते हैं तो वो अपनी मर्जी चला सकते हैं। वो कोई भी लेम रीजन देके प्राइस डबल कर देंगे और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। सेम यही चीज आज से कुछ साल पहले टेलीकॉम सेक्टर में भी हुई थी। पहले 7-8 कंपनियां थीं, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 3 हैं, एयरटेल, जियो और वोडाफोन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 3 कंपनीज हैं यही प्राइस को कंट्रोल करती हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है। जैसे नवंबर 2021 में सभी कंपनियों ने अपने 4G का जो प्राइस था वो 20% बढ़ा दिया था। पहले एयरटेल ने प्राइस बढ़ाया, फिर वोडाफोन ने बढ़ाया और फिर जियो ने बढ़ाया। अगर इन तीनों कंपनीज में से सिर्फ एक कंपनी पैसा बढ़ाती तो उसको नुकसान होता, पब्लिक बाकी ऑपरेटर्स के पास चली जाती। लेकिन इनको पता था कि अगर तीनों ही प्लेयर्स पैसा बढ़ाएंगे, एक साथ बढ़ाएंगे, तो कस्टमर की मजबूरी बन जाएगी, उसको देना पड़ेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसी तरीके की जो सिचुएशन है वो एयरपोर्ट में भी हो सकती है अगर अडानी और जीएमआर जैसे 2-3 बड़े प्लेयर ही एयरपोर्ट स्पेस में रह जाएंगे तो। केरला बच्चे बना रहा है। एक साल में लगभग 12,900 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 60% बच्चे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब पता चलता है कि केरला जैसे हाईली एजुकेटेड स्टेट में बच्चे देने वाले पोकेमॉन अभी तक ढंग से विकसित भी नहीं हुए हैं। 15,500 बच्चों को जन्म देने वाली नाबालिग लड़कियों के अंदर फोर्सफुली बच्चे डाले गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन को सीधा अपोज किया जा रहा, फिर भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं है। ह्यूमन राइट्स को यहाँ सीधा वॉयलेट किया जा रहा, पर ह्यूमन राइट्स यहाँ खतरे में नहीं है। चाइल्ड सेफ्टी की धज्जियां उड़ा दी गई, लेकिन यहाँ चाइल्ड राइट्स खतरे में नहीं है। हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम उतना ही स्ट्रांग है जितना स्ट्रांग पाकिस्तान की इकोनॉमी। 2016 तक कांग्रेस और बीजेपी ने 47 करोड़ 65 लाख 96,000 रुपए दिए अलग अलग वक्फ बोर्ड को। ये आप लिस्ट देख सकते हो पॉज करके। ईयर वाइज अभी तक किस गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया है ये सारा इसमें आपको मिल जाएगा। और 2014 से अभी तक की बात करें तो 21 करोड़ के करीब बीजेपी ने भी दिया है। लेकिन कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई इसके करीब 14 से 15 साल बाद, ईयर 1989 में 1 अप्रैल को यूपी के सीएम नारायण दत्त तिवारी जी ने ऑर्डर दे दिया कि यूपी में जो लैंड बंजर है, यानी कि अनकल्टिवेटेड लैंड है, उसको वक्फ के काम के लिए, जैसे ग्रेवयार्ड, मस्जिद, ईदगाह, इसके लिए दे देना चाहिए। और ये जो अनकल्टिवेटेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी इसको वक्फ के नाम पे रजिस्टर कर दिया गया। तो इसकी वजह से यूपी के अंदर मिलियंस ऑफ हेक्टर की जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी वो वक्फ की हो गई थी। लेकिन इस चीज को लेके गवर्नमेंट के ऊपर काफी टाइम तक प्रेशर रहा था। लोगों ने यह भी कहा था कि सेकुलर देश में रिलीजन के नाम पे लैंड नहीं दी जा सकती। काफी टाइम तक ये डिस्कशन चलता है, लेकिन फिर मामला दब जाता है।